गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 31 मई है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से संबंधित प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, साथ ही साथ निबंध के कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए उपयोगी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। डिस्कशन टॉपिक क्या क्या है, तो देखिए, अग्निकुल ने छोड़ा अग्निबाण, तो एक नया प्रौद्योगिकी डेवलप किया गया है। तो इससे संदर्भ में हम बातें करेंगे। पीटी फैक्ट संदर्भ को देखेंगे। एमएसपी के लागत पर 50% का न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित किया गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, चर्चा किया गया उस पर कि एमएसपी के संदर्भ में क्या लाभ हुए हैं, तो उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एमएसपी के तहत फसलें कौन कौन सी होती है, एमएसपी की सिफारिश संबंधी कारक क्या होते हैं, उत्पादन लागत का निर्धारण तत्व क्या है, उस पर चर्चा करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ क्या है, उस पर चर्चा होगी। फिर राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, तो वो क्या सुझाव दिया था, तो इसके संदर्भ में सारे पीटी एस्पेक्ट के साथ साथ मेंस एस्पेक्ट को भी देखेंगे। साथ ही PYQ यहाँ से आया है, तो उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुंचा है मानसून, तो ये किस प्रकार के बदलाव लाएंगे, साथ ही साथ हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है, उस पर चर्चा करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साइबर सैनिक क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगले दशक में तेज विकास की ज़मीन तैयार है, ये आरबीआई की एक रिपोर्ट, अनुशंसा रिपोर्ट के आधार पर की गई है, तो हम इस पर परिचर्चा करेंगे। साथ ही आज का संपादकीय देखेंगे। नागरिक कर्तव्यों में शामिल हो सकता है मतदान, तो हम बार बार मैं बात करता था नागरिक कर्तव्यों की। मौलिक अधिकार जब भी बात होती है, कर्तव्य की भी चिन्हित पल्लों को देखा जाता है, तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कर्तव्य क्यों जरूरी है मतदान के लिए, इसकी चर्चा करेंगे। फिर न्यायालयों में बढ़ता दबाव एक मंथन है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से मेंस एस्पेक्ट और आपको मेंस एस्पेक्ट के साथ साथ ऐसे के भी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिए। इस बार कोड को स्कैन कर डाउनलोड ऐप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर तीनों जगह लिंक दिए रहते हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप विजिट कीजिएगा वेबसाइट पर, तो वहां भी लिंक आपको अवेलेबल करा दिया जाता है, तो आप वहां लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, बार कोड को स्कैन करके भी और टेलीग्राम पर टाइप करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग अच्छे से कवर करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न शायद आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, जैसे अग्निकुल भारत दुनिया को अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता की झलक फिर दिखाई है। देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल जो कॉस्मॉस ने जब गुरुवार को दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये 3D प्रिंटेड आपको रॉकेट लॉन्च है किया गया, जो कीर्तिमान रख दिया। तो ये भारत पहली उपलब्धि है, विश्व में फर्स्ट ऐसा देश है जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट को लॉन्च किया है। हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया, और होना भी चाहिए कि देश की जो अंतरिक्ष सुरक्षा है कैसे बेहतर काम करे। अग्निबाण में 3D प्रिंटेड अग्निलेट इंजन लगा था, जिससे अग्निकुल ने सेमी क्रियोजेनिक रॉकेट अग्निबाण से उड़ान भरने की क्षमता दी। क्रियोजेनिक इंजन आप लोगों को पता है कि बहुत ही बेहतर प्रौद्योगिकी होती है, जिसके माध्यम से हमने बहुत एक लंबी सफ़र के बाद इस प्रौद्योगिकी को डेवलप किया है। जहां पर अमेरिका के प्रतिबंध भी हमारे साथ लगे थे, रसिया का सपोर्ट आया था, फिर रसिया ने वापस ले लिया, उसके बाद सपोर्ट वापस ले लेता, फिर हमारे वैज्ञानिक स्वयं के स्तर पर जाकर क्रियोजेनिक इंजन की तकनीक को डेवलप करते हैं। उसके बाद नए नए कीर्तिमान भारत रच रहा है। इस संदर्भ को देखिएगा। अब है कि जो सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और देनी भी चाहिए। यह अग्निकुल कहाँ से लॉन्च की गई, परीक्षण कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र धनुष से, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है क्या, धनुष से आपको यह क्या किया गया है, आपको स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रियोजेनिक रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च किया गया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यह भारत का पहला रॉकेट अग्निबाण सेमी क्रियोजेनिक इंजन वाला है। तो आपको यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का पहला सेमी क्रियोजेनिक इंजन वाला आपको
रॉकेट कौन सा है, इसी तरीके से बात की जा रही है। अब इसके बाद बहुत सी बातें यहाँ की गई है कि प्रशिक्षण धनुष का प्रक्षेपण था, परीक्षण स्थल प्राइवेट परीक्षण स्थल था। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के पीटी फैक्ट आपको यह प्रयास से ले लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 5वां सफल प्रयास के बाद जो हम लगातार इसमें असफल थे, तो 5वें प्रयास में अग्निबाण ने लॉन्च से सफलता मिली। 22 मार्च, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 28 मई तकनीकी कठिनाई के कारण परीक्षण को रद्द कर दिया गया था। तो 5वां प्रयास लिया गया और यह सफल रहा। तो स्वदेशी है अग्निबाण, कैसे ध्यान रखिएगा, अग्निबाण रॉकेट पूरी तरह स्वदेश डिजाइन विकसित किया गया। यह था मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक जीवंत उदाहरण इसको माना जा सकता है। इसलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम रक्षा के संदर्भ में आपको चीज़ें बतानी हो, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो रक्षा के क्षेत्र में बतानी हो तो क्या करना है कि इसका उदाहरण जरूर आप दे सकते हैं कि 3D पहले या दुनिया का पहला 3D पेटेंट इंजन आपको, जिसके माध्यम से आपको यह परीक्षण प्राप्त किया गया। यह सिंगल पीस 3D है, ध्यान रखिएगा, सिंगल पीस 3D इंजन को अग्निलेट नाम दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अग्निलेट क्या है, तो इंजन का नाम अग्निलेट है, ठीक है ना, इंजन का नाम, जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला देश का पहली उड़ान भरा है। यह अग्निकुल टीम का 200 से अधिक इंजीनियर शामिल थे जिसमें यह सब काम किया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। श्री हरिकोटा याद रखना है आप लोगों को, आंध्र प्रदेश में जो है। तो इस तरीके से आपको सारे पीटी फैक्ट याद रखने। इसके अतिरिक्त जानकारी रखना है कि 300 किलोग्राम का पेलोड कक्षा ले जा सकता है यह अग्निबाण। तो कितने किलोग्राम का, 300 केजी का क्या कर सकता है, पेलोड, अर्थात अपने साथ सामान ले जा सकता है, आयुध ले जा सकता है, आयुध जिसे हम लोग बोलते हैं, आयुध लिया जा सकता है, जिसमें 700 किलोमीटर की कक्षा में ले जा सकता है लगभग। यह पेलोड कितना, 700 किलोमीटर, यह कितनी ऊंचाई, कितने किलोमीटर ले जा सकता है, 700 किलोमीटर। अगर हम यहाँ छोड़ते हैं तो 700 किलोमीटर के रेंज तक ले जाएगा। यह 18 मीटर लंबे इस रॉकेट का वजन 1400 किलोग्राम है, जिसमें तरल और गैस प्रणोदक का प्रयोग। इसके इंजन में हम बात करें, इसके इंजन में कौन सा भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तरल और गैस प्रणोदक है उस, जिसके बाद साथ मिश्रण में सेमी क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किया गया, जिसमें पूरा क्रायोजेनिक नहीं है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसको बोला जाता है, उसका प्रयोग किया गया। अब ध्यान रखिएगा, असेंबल किया गया, ये सब बातें की गई हैं। अब किसके द्वारा पहली बार हासिल हुई है उपलब्धि, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसे IAR स्पेस कहते हैं, उसके अध्यक्ष जो पवन गोयनका है, उन्होंने पहली बार रॉकेट में सिंगल पीस 3D का उपयोग किया गया। इस पर के लॉन्च पैड बनाया गया और ये तकनीक डेवलप किया। भारत अंतरिक्ष यात्रिकी में 2033 तक 44 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचने का क्षमता रखता है, यह बातें की गई है। तो यह सब पीटी फैक्ट आप चीज़ें मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात होगी, अंतरिक्ष में भारत की प्रतिबद्धता की बात होगी, या मुख्य खिलाड़ी के तौर पर, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा जा चुका है, खिलाड़ी, मुख्य खिलाड़ी अंतरिक्ष क्षेत्र में मुख्य प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर भारत या इसरो के संदर्भ में बात करेगा, तो आप इस सब के उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कल न्यूज इसी के संदर्भ में रुस्तम के बारे में चर्चा किया था, रुस्तम मिसाइल लॉन्च हुआ था, तो मैंने इसी संदर्भ में जब भी बात होगी रक्षा क्षेत्र में मेक इंडिया प्रोग्राम की चर्चा की थी, रक्षा उत्पादन नीति की चर्चा की थी, जस्ट कल के वीडियो में ही। तो आप लोगों को इसके अन्य पार्ट को कहाँ से देख लेना, कल के वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद में एक चर्चा की थी, एकीकृत निदेशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे IGMD कहते हैं, और मैंने यहाँ पर पटना कॉन्सेप्ट दिया था, पटना कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना ये पटना है क्या, है ना, पटना के तहत हम कौन कौन से मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं। सफल प्रयोग 2012 में हमने सफलता प्राप्त कर लिए, तकनीक डेवलप कर लिया, पर उसके अगले चरण पर हम बात कर रहे हैं। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम जो संगठन है DRDO, उसकी मैंने चर्चा की थी कल के ही वीडियो में। तो इसके जो अन्य पार्ट हैं, जो रिलेटेड पार्ट है, आप यहाँ से चीज़ों को कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। यह भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी न्यूज़ दिया जा रहा है आपको ट्रिपल स्टार का है, वो आपको प्रीलिम्स मेंस में आपको पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा सॉरी कि MSP ने लागत 50% से न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित किया। देखिए RBI के अनुसार उसके 2023-24 में खरीफ और रबी, तो मुझे सबसे पहले ये बताना है खरीफ फसल में कौन कौन से फसलें होती। खरीफ फसल हम किसे कहते हैं, इसका कब उत्पादन होता है, कटाई कब, रोपाई और कटाई कब होती है,
रबी फसल हम किसे कहते हैं, इसकी बुआई और कटाई कब कब होती है, तो इसके बारे में आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी फसलों के लिए क्या किया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत जो मूल्य उससे 50% का लाभ मिला। अगर मान लीजिए किसी फसल के रोपने में और उसके उत्पादन में टोटल खर्च कितना रहा है, 100 रुपया हो रहा है, अर्थात कुल उत्पादन की बात हो रही है। जब हम रोप दे रहे हैं, कटाई कर ले, उसको 100 रुपया हो रहे हैं, तो एमएसपी हमें कितना मिल रहा है, एमएसपी 100 रुपया प्लस 50 रुपया, अर्थात 150 रुपया को एमएसपी हमको मिल रहा है। ये बातें की जा रही है, क्लियर है। अब आरबीआई के गुरुवार वार्षिक एक रिपोर्ट में बातें की गई है। 2023-24 में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी 5 से लेकर 10.4% और रबी फसलों में 2.0 से लेकर 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अब खरीफ में मूंग में एमएसपी सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि रबी में मसूर और गेहूं की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। तो आपको यहाँ से पीटी फैक्ट पूछा जा सकता है कि रबी में सबसे ज़्यादा वृद्धि, रबी फसलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में की गई, मसूर और गेहूं में, और खरीफ में किस में की गई, मूंग दाल में। तो मूंग में की गई, ना कि दाल में, मूंग में की गई, खड़ा मूंग होता है हरा रंग का, उसमें की गई। अब है कि यह कारण क्या था, असमान और कम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, जो वर्षा के कारण अल नीनो का प्रभाव। देखिए मैंने इस पर भी चर्चा कर रखा है पहले, और सभी इसी महीने के न्यूज एनालिसिस में किया, ऐसा नहीं कि बहुत पहले का था। तो लगातार अगर बात करते होंगे आप लोग, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये आपकी समस्या है, क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून और अल नीनो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में उत्तर ज़रूर दिया कीजिए, ताकि आप समझ पाएंगे एक्टिवनेस क्या होता है। एक्टिवनेस क्या होता है मुझे पता चलता है उससे कि मेरे एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं। नहीं तो बाद में जब एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम होगा और टॉपिक आपके पास से गुजर जाएगा और उत्तर नहीं लिख पाइएगा ना, तो क्या होगा कि आप केवल सर अपना पकड़िएगा, ठीक है ना। बउआ बबुनी जो भी हों, दोनों अपना सर पकड़िएगा, बाद में बोलिएगा सर मुझसे क्वेश्चन मिस हो गया। उस दिन में मेरा पारा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। रीज़न उसके पीछे है कि आप लोग को जो चीज़ें दी जा रही है ना, उसका वैल्यू आपको नहीं पता है कि यह आपके एग्ज़ाम को कितना आसान बना रहा है। तो आप उसका सर्वाधिक लाभ लीजिए। और जो कमेंट सेक्शन में उत्तर नहीं देते, सोचते हैं मैं कमेंट सेक्शन में उत्तर नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको स्वयं उसका अंदाज़ा एग्ज़ाम के दिन लगेगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे और जब आपसे कुछ छूट जाएगा, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आपको उस दिन एहसास होगा मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता तो शायद मुझसे यह प्रश्न नहीं छूटता, उसके सभी टर्मिनोलॉजी नहीं छूटते। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, क्लियर है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट की तरह तैयारी कीजिए। अब है आरबीआई के बैलेंस शीट में विगत वर्ष 11.08% की बढ़ोतरी है। यह 70.48 लाख करोड़ अर्थात 845 अरब डॉलर रुपये हो गई। यह पड़ोसी देश पाकिस्तान के इकोनॉमी के आकार 340 अरब डॉलर से तकरीबन 2.5 गुना है। अब देखिए आरबीआई भी पाकिस्तान की बात करते, टीचर भी तो कुछ करते ही हैं पाकिस्तान की बात, क्योंकि इससे तुलना करना आसान हो जाता है। हम बड़े देशों से तुलना करते तो बहुत अच्छा लगता, जैसे अमेरिका से करते, यूरोप के कंट्री से करते, चीन से करते, कि हमारा बैलेंस शीट कितना उससे कम है। देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम कुछ देशों से बहुत आगे, पर हमारी लड़ाई, हमारी दौड़ किसके साथ है, उन उन्नत राष्ट्रों के साथ है जो सर्वाधिक सफल है। तभी तो हम सतत विकास और जो हम अपनी जनता को एक विकसित राष्ट्र का तुलना कर देना चाहते हैं, उनमें उन राष्ट्रों से हम बेहतर क्या कर सकते, तालमेल बैठा सकते हैं उनके नीतियों से। तो इसलिए ध्यान रखना, इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको केवल इस आंकड़े को याद रखना है, ठीक है ना। कितना हमारा है, इतना रुपया है। तो ये चीज़ें आपको आरबीआई के इस संदर्भ में बताई गई। अब है कि देखिए सार्वजनिक 31 मार्च तक 2024 तक भारत का समग्र सार्वजनिक भंडार कुल तिमाही के भंडार मानक से 2.9 गुना अधिक है। अर्थात 100 हम केजी रखते हैं तो इसका 2 गुना अर्थात 290 केजी हम अभी क्या कर रहे हैं, रख पा रहे हैं। ऐसी बातें हो रही है। चलिए इसके अतिरिक्त हम एमएसपी क्या है उसकी बात कर दें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है इसकी बात करें। जब भी किसान आंदोलन की बात हो रही थी, किसान आंदोलन 1.0, किसान आंदोलन 2.0, तो इसकी चर्चा हो रही थी, इसी के मुद्दे पर पूरा आंदोलन हुआ।
तो यह चर्चा का विषय पिछले 2-3 सालों से है। पहले भी एमएसपी जब जब बात होती है एमएसपी की चर्चा रहती है। तो इसे समझते हैं, किसानों और फसल को खरीदती है सरकार, क्या करती है, वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, वह किसानों के उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। अमूमन जो आरबीआई भी बात कर रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि 100 रुपये का मान लीजिए फसल उत्पादन लगाने में किसान को लग रहा है, तो इसका 1.5 गुना आपको क्या कर रहा है, 1.5 गुना देकर किसान से वो अनाज खरीद रहा है आपको सरकार, जो वह दर तय करता है जिसमें वो कम से कम बेस रेट बना देता है। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को बेस रेट भी कह सकते हैं, बेस रेट कह सकते हैं सार्वजनिक। अब ध्यान रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल का वह न्यूनतम मूल्य है जिससे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, इसलिए उसके माध्यम से किसानों को समर्थन करती है। अब यहाँ पर 2-3 संदर्भ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, किसी फसल XYZ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1400 रुपया तय कर दिया एमएसपी रेट, तो भारत के किसी भी सार्वजनिक संस्था द्वारा जो सरकार के अधीन काम करती है, ठीक है ना, उसके द्वारा इस रेट से कम पैसे पर फसल किसानों से नहीं ली जा सकती है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन कि जब यहाँ पर खरीद होती है एमएसपी पर, तो यहाँ पे एक और कंडीशन, निजी संस्थान भी प्रतिबद्ध हो जाती है इस मूल्य पर वस्तुओं को, अनाजों को खरीदने के लिए। पर यहाँ समस्या यह होती है ना कि यहाँ पर धांधलियाँ बहुत होती हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस रेट पर क्यों नहीं किसान बेच पाता है, उससे कम रेट पर किसानों से खरीदा जाता है। सार्वजनिक जो गोदाम है वहाँ, सार्वजनिक जो मंडी है वहाँ पर, और निजी संस्थान के जो मंडी वहाँ पर। उसके पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को कि 12 जो आवर होते हैं, उसके बाद जो 12 से 6 PM, 12 PM से लेकर 6 PM का जो आवर का सर्किल होता, उसका जो मंडी का जो मंडी प्रबंधक होता है वो उपयोग करता है। किसान सुबह से लेकर आपको मंडी में आने के लिए 9 बजे से मंडी पहुंच जाता है, पर उसकी कतारें इतनी लंबी होती है ना कि वो सही समय पर अपने अनाज को नहीं बेच पाता है, जिसके कारण उसे जो निर्धारित एमएसपी है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही 12 बजे के बाद 6 बजे तक चलता है मंडी का कार्यावधि, तो क्या होता है, इस दौरान उसे औने पौने दाम पर उसे बरगला कर इससे वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब यह किसान इसे क्यों बेच देता है, अब यह भी ध्यान रखना है। अगर मंडी के दरवाजे पर कोई किसान 10 ट्रैक्टर आपको सामान ला के रखे हुए, अपना 10 ट्रैक्टर क्या किए हुए हैं, ट्रॉली अपना अनाज ला कर रखे हुए हैं, जमा किए हुए हैं, उसे फिर वापस घर ले जाएगा, तो एक लाने के लिए जो लगा था, मान लीजिए उसकी दूरी 10 किलोमीटर उसके घर से है, उसके घर से मंडी जो है उसका 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर लाने के लिए जो मूल्य लगा, फिर वही वापस ले जाने के लिए लगेगा। तो पता चलता है इस एमएसपी के रेट से कहीं उसका ज़्यादा मूल्य इसका अनाज का हो जाएगा लाने और जाने का। इसलिए किसान मजबूर होकर इसके औने पौने दाम पर आपको सार्वजनिक संस्थाओं पर भी बेचने को मजबूर है और निजी संस्थाओं पर। यही खेल पूरा सिस्टम में चलता है, जिसके कारण किसान त्रस्त होते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं एमएसपी के तहत फसल क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसकी अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा सिफारिश 1965 में लागू की गई थी कि एमएसपी के तहत फसल किसका निर्धारित किया जाएगा, किन किन फसलों को शामिल किया जाएगा, एमएसपी किस रूप से दी जाएगी, इसके लिए क्लियर है। तो लक्ष्मी झा समिति को याद रखना आप लोगों को है। अब है कि कृषि लागत मूल्य आयोग को चर्चा याद रखनी है, जिसमें 22 अधिशिष्ट फसलें जो मैंडेट क्रॉप्स होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अधिक करते हैं, उस प्रयोग पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य एफआरसी के तहत सिफारिश की जाती है, इस कमेटी के द्वारा बताई गई थी। अब है कृषि लागत मूल्य आयोग, जो CACP कहते हैं, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय, जो यह तय करती है कि इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, 22 और प्लस 1 जो गन्ना है, तो इसे याद रखना है। अब है कि अधिकृत फसलों में 14 खरीफ फसलें,
6 रबी फसलें, 2 वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाही नारियल न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रमशः सरसों, सूखे नारियल जिसे हम कोपरा कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इसे अतिरिक्त जानकारी रखनी है। तो खरीफ के कितने फसल? 14 फसलें, रबी के 6 फसलें और वाणिज्यिक के 2 फसलें याद रखनी। क्लियर है। इसके आगे हम बात करेंगे एमएसपी के संबंधित कारक क्या है, और यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा 2017 का यूपीएससी का प्री था, वहाँ पर प्रश्न पूछा है, 2021 में प्रश्न पूछा है, और पीसीएस में हम बात करें तो आपको यूपी पीसीएस में प्रश्न यहाँ से पूछा गया, एमपी पीसीएस प्रश्न पूछा गया है, और एमएसपी के बारे में बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, आरएस ने भी प्रश्न पूछा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बात करेंगे कि किसी भी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिफारिश करते समय कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है। जैसे आपूर्ति और मांग की स्थिति क्या है देश में, उसके आधार पर एमएसपी की रेट तय की जाती है। बाजार मूल्य प्रवृत्तियां कैसे, घरेलू और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मांग कैसा, डिमांड प्रवृत्तियां कैसी चल रही है, तो उस तेज़ी चल रही है, मंदी चल रही है। कहने का मतलब प्रवृत्ति के मतलब यही होता है, तेज़ी या मंदी चल रही उस वस्तु का। डिमांड में कोई एक वस्तु है, अनाज है, उसका तेज़ी चल रहा, मांग चल रहा है या मंदी के आधार पर चल रहा है, उसी आधार पर घरेलू और वैश्विक स्थिति को देखी जाती है। उपभोक्ता के लिए निहितार्थ तथा मुद्रास्फीति कैसी चल रही है, किस रेट पर मुद्रास्फीति चल रही है, जो उसके डिमांड पर ही डिपेंड करता है। पर्यावरण, मिट्टी तथा पानी का उपयोग, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। तो आपको यूपीएससी ने यहीं से प्रश्न डायरेक्ट पूछा था। एमएसपी के महत्वपूर्ण सिफारिश के लिए महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया जाता है। तो ये सारे आपको तथ्य दिए गए थे, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन लागत का निर्धारण कैसे किया जाता है कि एक अनाज का इतना ही एमएसपी होना चाहिए, 1400 या 1500, 1800 होना चाहिए। तो देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग जो CACP है द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तर पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार का उत्पादन लागत अनुमान लगाया जाता है। जैसे A2 विधि, अर्थात इसके तहत बीज कि उर्वरक, कीटनाशकों, श्रम, पट्टा पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि को किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है। A2 विधि के तहत इसे शामिल किया जाता है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा A2 प्लस FL विधि, इसके तहत A2 को शामिल किया जाएगा, प्लस साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम, जो परिवार के सदस्य लगे हुए हैं उसकी अप्रासंगिक जिसे वेतन नहीं दिया जा रहा है उसके अधिरूपित मूल्य को शामिल किया। अर्थात मान लीजिए परिवार में 5 लोग लगे हुए हैं तो उसके औसत मूल्य को भी शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मजदूरी दर होती है उसके आधार पर इसे शामिल किया जाता है। अब C2 विधि ध्यान रखिएगा, यह अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत A2 और FL में किसान के स्वामित्व वाली भूमि, अचल संपत्ति, किराए तथा ब्याज को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग मनी के बारे में पूछते हैं ना, A1 मनी क्या होती है, M1 मनी क्या होती है, M0 मनी क्या होती है, M2 मनी क्या होती है, तो उसी तरीके से यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। C2 में याद रखना है, C2 की बात करेंगे तो आपको A2 प्लस FL जरूर निकलेगा, ठीक है ना। और जब हम A2 की बात करेंगे तो केवल उसमें वर्तमान रूप से उसकी प्रारंभिक जो लागत लगी है उसकी बात हो रही होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को संदर्भ कर लिए। आगे हम बात करेंगे नोट के तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा A2 प्लस FL के साथ साथ C2 दोनों लागत का विचार किया जाता है। जैसे कृषि लागत में मूल्य आयोग की बात करें तो A2 प्लस FL जो लागत है की गणना प्रतिफल के लिए रूप में की जाती है, जबकि C2 लागत के उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के तौर पर की जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एमएसपी में बेंचमार्क क्या होता है, तो इसी को बेंचमार्क कहते हैं।
अब है ध्यान रखिए, यह देखने के लिए क्या उनके द्वारा अनुशासित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा एमएसपी के स्तर सीएसीपी द्वारा की गई अन्य सिफारिश को अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो यह आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति महत्वपूर्ण होता है जो आपको एमएसपी की दरें तय करता है, पर सिफारिश कौन करेगा? हमेशा सिफारिश सीएसीपी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक तथ्य सही हो गया, समझ में आ गया। अब इससे लाभ क्या होगा? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसानों में कृषि की नई तकनीक की लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी कि कोई पैसा अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, कृषि की नई तकनीक अधिक उत्पादन से जुड़ी होती है। एमएसपी में एक सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को कदम पहुंचाता है। इसके माध्यम से निर्धन किसानों को सहायता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आप भी हाल ही में सुने होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे मिलते हैं, वो भी आपको लाभ देता है। पीएम बीमा योजना नाम सुने होंगे, फसल बीमा योजना, उस सब के वो क्या करता है? इसके फसलों की सुरक्षा करता है। ये सब सारे कारक आपको उपयोगी आ जाते हैं। विशाल भारत की विशाल जनसंख्या खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। एमएसपी के माध्यम से भारत की खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ती है। अब इस एमएसपी के संबंधी किसानों की फसलों की कीमतों में स्थिरता आती है, मुद्रास्फीति निश्चित रहता है, अर्थात संतुलन में बना रहता है। ये सब बातें होती है। अब इसके अतिरिक्त यादें रखनी है कि एक राष्ट्रीय किसान आयोग, इसकी याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपको यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस सभी जगह पूछे गए। तो ध्यान, इसके अतिरिक्त वनडे एग्जाम बहुत से होते हैं, वहाँ प्रश्न पूछे गए। भारत में एमएसपी की सरकारी नीति बदलाव लाने के लिए एक समितियों का आयोगों का गठन किया। इस संदर्भ में सरकार ने एमएस स्वामीनाथन, जिसकी चर्चा किसान आंदोलन 1.0, 1.2.0 में भी चर्चा हुई कि स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दिया था उसी के आधार पर एमएसपी तय होनी चाहिए, की अध्यक्षता में 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। और किसान आयोग के अनुसार एमएसपी के निर्धारण C2 की तुलना 50% ऊपर होना चाहिए। अर्थात सीधा सा अर्थ है, 100 रुपया लगा है तो इसे 50 रुपया अतिरिक्त देनी चाहिए, अर्थात 150 रुपया इसे मिलनी चाहिए। वर्तमान में कई किसान संगठन इसे लागू करने की मांग करें। हालांकि सरकार और आरबीआई भी यही बोलती है 1.5 गुना मिल रही है, तो इसे भी आप उस रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। पर वर्तमान जो किसान आंदोलन का मुद्दा था, मैंने उस पर चर्चा किया था, आप लोगों को बताया था मुद्दा क्या क्या है। यह कहीं इसके अतिरिक्त भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर किसान 2.0 आंदोलन हुए थे, तो वो सब परिप्रेक्ष्य हम बाद में पहले कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ नोट याद रखना है। 2013 में एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा रमेश चंद्र समिति का भी गठन किया गया था, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुँचा है मानसून। लालिना क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने बता रखा है पहले भी सारे कॉन्सेप्ट। दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है वो भी बता देना है। मौसम विज्ञान विभाग क्या होता है ये भी बता देना है। अब ध्यान रखिएगा, भारत में आपको मानसून बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहले पहुँचेगा। तो अंडमान निकोबार में 19 मई को बनी मानसून परिस्थितियों में बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात, अभी मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले ही रेमल चक्रवात की चर्चा की थी। तो रेमल चक्रवात ने आमंत्रित किया, केरल में मानसून स्थिति बनी और 31 मई तक मानसून आने के पूर्वानुमान जताया गया था। राज्य त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मानसून क्षेत्र में 5 जून तक आता है और 10 वर्षों के दौरान चौथी बार जब मानसून अपने पूर्वानुमान से पहले आया है। अर्थात बिहार में 10 जून, उत्तर प्रदेश में 15 से 20 जून और दिल्ली में 25 से 27 जून के बीच मानसून आने का अनुमान है। तो ये आंकड़े याद रखना है, पीटी में कहीं पूछ सकता है इस वर्ष बिहार में मानसून कब आया। जिस दिन आएगा उस दिन का डेट याद रखना है। भारत में मानसून कब आया तो कल का डेट याद रखना है। 30 जून को भारत में मानसून इस वर्ष आया है, केरल के तट पर आया है। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त मैं सारी चर्चा पहले के वीडियो में कर रखा है, तो इसलिए उन सारे वीडियो को जाके देखिएगा। देखिए, विवेकानंद मेमोरियल आपको है ना, चर्चा में प्रधानमंत्री वहाँ ध्यान अर्जित करने जाते हैं। पिछले चुनाव के बाद भी उन्होंने यही किया था, इस बार भी किया। उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, उनकी आस्था है। पर इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए, जब भी कोई चर्चा का विषय बनता है तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित मेमोरियल की चर्चा है, तो उसे हम देखते हैं। तो यह जो है मेमोरियल 45 घंटे का ध्यान लगाएंगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कर सकते हैं, उनकी आस्था है, उनकी स्वरूप है। अब स्वामी विवेकानंद जो यहीं पर 1892 में लगातार 3 दशक साधना की थी। अब इसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखें, लाल पत्थर से निर्मित की गई 70 फीट ऊंची यह आपको प्रतिमा बनाई गई है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, यह जो है वावाथुरी की मुख्य भूमि से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर घिरा एक क्षेत्र है, जहाँ पर त्रिकोण है ना, वहाँ पर आपको यह देखने को मिलता है। अब है श्री मंडप, इसे कहा जाता है विवेकानंद मंडप और श्री पद मंडप कहा जाता है। स्मारक के 2 मुख्य भाग है। विवेका मंडप स्वामी विवेकानंद के कांसे की प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, और श्री पद मंडप में पद चिन्ह दिए हुए हैं, जिसमें आपको पद चिन्ह देवी कन्या कुमारी का है, और लाल रंग के पत्थर से निर्मित स्मारक 70 फीट है। तो यह लाल पत्थर से बना हुआ है, सूर्यास्त के समय से बताया। ऐसे हुआ था निर्माण इसमें, जहाँ पर छठे से दशक, जब 20वीं सदी के छठे दशक चल रहा था, शिला ही हुआ करती थी। 1963 में स्वामी विवेकानंद का जन्म 1963 में जन शताब्दी के अवसर पर कन्याकुमारी कुछ स्थानीय लोगों ने शिला के पास स्मारक बनाने का मन बनाया, और चंदा करके उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो प्रचारक एकनाथ रनाडे थे स्मारक निर्माण करते हैं, और 2 सितंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो पीटी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने, ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। अब आपको इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी रखनी है याद। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देश भर में 25,000 छात्रों को बनाया जाएगा साइबर सैनिक, अर्थात भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद ने कल क्या कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता किंड्रिल के साझेदारी की है, जिसमें साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर सैनिक लॉन्च किया। इसके तहत 3 साल में देश भर में 25,000 छात्रों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रमों में भाग। इसका कारण है कि आप देखते होंगे अभी बहुत से साइबर सुरक्षा के लिए तकनीक डेवलप हो गई है, लोग साइबर सेंध लगा रहे हैं, साइबर अरेस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से चीज़ें आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, इससे बचने के लिए साइबर जो दुष्प्रचार होता है अनेक माध्यम से, तो उसको रोकने के लिए सैनिकों का निर्माण किया जाएगा, ताकि हम इस सबसे सुरक्षित कर सकें। ये आपको ध्यान रखना है। जहां 20-22 के बीच साइबर सुरक्षा के जुड़ी 13 लाख घटनाएं प्रतिवर्ष हुई है। तो ये आंकड़े कहीं चिंतित करते हैं। सरकार इसी के संदर्भ में डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है, साइबर सैनिक की स्थापना कर रही है, उसका निर्माण कर रही है। तो ये डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, DSCI क्या है, तो भारत में डेटा सुरक्षा को एक प्रमुख उद्योग निकाय जिसे नेस्कॉम कहते हैं, नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जो है उसके द्वारा स्थापित किया गया। सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को, गोपनीयता को, सर्वोत्तम प्रथाओं को, मानकों को, पहलों को स्थापना करना, साइबर स्पेस को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, विश्वसनीय बनाना, प्रतिबद्ध बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब है राष्ट्रीय, यह क्या करता है, राष्ट्रीय सरकारों, उनकी एजेंसियों, IT, BPM, ये सब संस्थाएं, दूरसंचार उद्योग संघों, डेटा सुरक्षा प्राधिकरण, थिंक टैंकों सहित क्षेत्रों क्या करता है, वकालत करता है, विचार नेतृत्व करता है, क्षमता निर्माण करता है, आउटरीच पहल कर साथ एक मंच पर लाता है, जिससे हम साइबर सिक्योरिटी को डेवलप कर सके, डेटा सिक्योरिटी को डेवलप कर सके। इस तरीके से ध्यान रखना, ये संस्था काम करती है। क्लियर है? अगले दशक तक तेज रहेगा। 7 पॉइंट आपको विकास दर की बात करा है, कहाँ कितना प्रतिशत आपको सालाना भारतीय इकोनॉमी की बात करें, जनसंख्या प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिसमें RBI ने आंकड़े दिए हैं। तो क्या करना है, इसका PT फैक्ट आपको तथ्य निकाल लेने। बहुत ही प्रश्न आपको है। GDP के विदेशी कर्ज का अनुपात 22.4% से घटकर 18.7% हो गया, ये आंकड़े रखने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता है, मौसम इकोनॉमी में बड़ी चिंता, तो ये सब बातें बताई है। अब हम विकास, चालू वित्त में 7% रहेगी विकास दर, तो चालू वित्त वर्ष के बाद आपको 24-25 में 4% रह सकती थी। RBI ने 4% स्तर बन लाने की कोशिश की। तो ये सब आंकड़े दिए गए महंगाई दर की बात की गई है। तो ये सब आंकड़े दिए गए जो आप इस पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सब तथ्यों को देखने का प्रयास कीजिएगा, शामिल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसका वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और की पॉइंट को प्राप्त करने के लिए
और वीकली टेस्ट में भाग लेने के लिए तो आप 599 रुपया एक ईयर के वैलिडिटी के साथ इसे प्राप्त कर सकते। युक्तिया इसके प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, ऐप या वेबसाइट पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। आप लोग जिनको लेना है आप ले सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार यही बात बोलता था, नागरिक कर्तव्यों के शामिल हो मतदान में। मतदान में हर क्षेत्र में नागरिक कर्तव्य होने चाहिए। देखिए, ऐसे नागरिक कर्तव्य हमारे यहाँ दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नागरिक कर्तव्य हमारे यहाँ नहीं लागू है, पर नागरिक कर्तव्य वास्तव में उपयोगी है, इसकी धारणा हमारे देश में नहीं है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि आपको नागरिक कर्तव्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। भारत में नागरिक कर्तव्य का अर्थ क्या होना चाहिए, इसे समझने। एक नागरिक कर्तव्य रूस का, जहाँ पर बात किया जाता है मौलिक अधिकार की जब आप बात कीजिएगा ना, तो मौलिक कर्तव्य साथ में होंगे। मौलिक कर्तव्य साथ में, अगर कोई व्यक्ति इसकी डिमांड कर रहा है ना, तो इसकी डिमांड स्वतः होगी उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ लागू हो जाएगी। क्योंकि जितने अधिकार आपको दिए जा रहे हैं, आपके मौलिक कर्तव्य उतना ही उन्नत होगा। इससे मौलिक कर्तव्य से नैतिकता देश में आती है, उत्तरदायित्व आता है, प्रतिबद्धता बढ़ती है किसी भी व्यक्ति विशेष में। ये तीन चीज़ बेहतर होता है। पर भारत में क्या है, भारत ने रूस से लिया मौलिक कर्तव्य, पर भारत में क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग है। यह स्वैच्छिक है। इसलिए भारत में नैतिकता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता जैसे शब्दों का लोप आपको देखने को मिलता है। जिस दिन व्यक्ति मौलिक अधिकारों के डिमांड के साथ साथ स्वयं के मौलिक कर्तव्यों में वृद्धि करेगा, तो मौलिक अधिकार और भी उन्नत होगा और भी सशक्त होगा। पर यह चीज़ आपको ध्यान, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये टेबल बेंच लगा लीजिएगा अपना, पीछे से बैठ जाइएगा। अगर आप कुछ खा रहे हैं और डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है और अपने रेपर को या वैसी सामग्री को यहाँ इसमें न डालकर आप इधर कहीं फेंक दे रहे हैं, तो यह मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन माना जाता है। क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। जैसे मौलिक अधिकारों का, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ स्थान, सार्वजनिक स्थानों का होना, इसके दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में शामिल है, जो आपके भी अधिकारों में शामिल है। पर आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, कूड़ा फैलाकर। तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ पर डालिए, है ना। अगर नहीं है तो सरकार से मांग कीजिए कि हमें उपलब्ध कराइए, सरकार उपलब्ध कराएगी। पर जैसे ही आप ये क्यों आया, मान लीजिए कोई सरकार आपको यह क्यों धारणा दी कि स्वच्छ पर्यावरण व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। अब मान लीजिए जलवायु परिवर्तन पर इसी वर्ष पिछले 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जैव विविधता और जैव पर्यावरण का ह्रास से जो हानि हो रहा है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए, अर्थात उसे बचाने के लिए उसे व्यक्तियों का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसा बात कही ना। तो ऐसा क्यों कह रहा है? जब हम मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करते, अपने कर्तव्य के अधीन हम पर्यावरण को बचाते, स्वच्छता को बेहतर करते, तो क्या मौलिक अधिकार में इसकी चर्चा होती? सोच के देखिए, इसकी चर्चा ही नहीं होती। इसलिए मौलिक कर्तव्य जितना, मेरे अनुसार से मौलिक कर्तव्य जितना अच्छा होगा ना, मौलिक अधिकार उतना ही सशक्त और मजबूत होगा। इसकी बात यहाँ होनी चाहिए। यही बात मतदान में है। आपको मतदान करना 2 प्रकार से, एक संवैधानिक मतदान संबंधी 2 प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। एक संवैधानिक रूप से इसका चर्चा है आपको अनुच्छेदों में, है ना, और वैधानिक तरीके से आपको इसका लाभ प्राप्त है। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, मत देने से, नहीं देने से रोक रहा है, जाति धर्म आधार पर भेदभाव कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कानूनन उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। तो यह दोनों जब आपके मौलिक अधिकारों की बात करता है ना, मौलिक अधिकारों की बात करता है, पर उससे
इसकी बात कब होगी? जब आपके कर्तव्य निहित होंगे ना, तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगी, कोई आपका उल्लंघन नहीं करेगा। हम हर बार जाके इलेक्शन देंगे, हर बार मतदान में शामिल होंगे, अपने क्षेत्र विशेष के लिए जवाबदेह होंगे, तो आपके अधिकार और भी सशक्त होंगे। यही बात पूरे यहाँ लेख में बातें की जा रही है। स्वीकार्यता, सशक्तता, गतिशीलता आधारभूत शर्त है जो मानव के मतदान के प्रतिशत उत्साहवर्ध की बात कर रही है। मतदान बढ़ाने के लिए थिंक टैंक पश्चिम देशों के उदाहरण देते हैं, मतदान के अनिवार्य बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन मतदान की अनिवार्यता लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। अर्थात जब तक व्यक्ति के अंदर मत देने की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो कैसे किसी भी क्षेत्र में जाकर मत दे सकता है। इसलिए हम फोर्सेबल मतदान करने की अनिवार्यता को लागू नहीं कर सकते। इसलिए देश में कर्तव्यों को उन्नत करें। मैं पिछले 6 महीने से 1 साल से यही बातें कर रहा हूँ लगातार। जब भी मौलिक कर्तव्य, मेरे वीडियो में देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात हो रही होगी, वहाँ कर्तव्यों की बात कर रहा हूँगा। तो यही बात अब नए डिमांड के साथ उठा है लोगों में कि अब यह फोर्सिबल हम नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति नागरिक जाकर वोट डाले, वो क्या उसके अंदर कर्तव्य को ही चिन्हित कर दो, कर्तव्य को जगा दो, वो स्वतः जाके वोट करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध होगी, संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा। अगर हम फोर्सेबल बनाएंगे तो नागरिक कर्तव्यों को आवश्यक शामिल किया जा सकता है। जब मतदान प्रतिशत बढ़ाने संबंधी लक्ष्य प्राप्त होगा, जगह जगह कम होगा, ये सब बातें की गई। जो मैं बातें अभी किया वही सब तथ्य यहाँ पर दिए गए। इस लेख को पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इससे पहले एक वीडियो एनालिसिस में भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है आपको। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।